दोस्तों, जब आप सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठते होंगे तो शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन अखबार में किसी रेप की खबर ना छपी हो। आए दिन रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए एक बेहद ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कई सालों से दुनिया भर में महिलाओं का शोषण किया जाता आ रहा है और ये शोषण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। और रेप के बाद महिला की समाज में क्या इज्जत रह जाती है ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जबकि एक महिला के लिए उसकी इज्जत क्या मायने रखती है ये सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। और हवस जैसी मानसिक बीमारी से ग्रसित कुछ लोग अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए जोर जबरदस्ती महिलाओं को अपने हवस का शिकार बनाते हैं, यानी सीधे तौर पर उनकी इज्जत लूट लेते हैं। वही इज्जत जो एक औरत के लिए सबसे कीमती होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेप के दौरान एक महिला को कितना दर्द सहना पड़ता है और उसके बाद होने वाला मेडिकल टेस्ट कितना शर्मनाक और दर्दनाक होता है? हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक होता है। और आखिर एक रेप पीड़िता की मेडिकल जांच किस प्रकार की जाती है? दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर रेप फिजिकल वायलेंस है तो ये टेस्ट मेंटल टॉर्चर है। ऐसे मुद्दों पर बहुत कम चैनल सी बात करते हैं, मगर आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, रेप यानी बलात्कार किसी भी लड़की के लिए जीते जी मौत के समान होता है। बलात्कार जिसका मतलब ही होता है बलपूर्वक किया गया काम। आईपीसी की धारा 375 के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। फिर चाहे वह लड़की या महिला 18 साल से कम हो या उससे ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बलात्कार करने वाला वह व्यक्ति हवस की बीमारी से इस तरह ग्रसित होता है कि उसे एक छोटी बच्ची, जवान महिला और एक बूढ़ी महिला में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। उसे हर महिला सिर्फ उसकी हवस को पूरा करने का एक जरिया नजर आती है, फिर चाहे वह उसकी माँ हो या बहन। कभी कभी ये बलात्कारी कई लोगों के साथ मिलकर ऐसा भयानक दुष्कर्म करते हैं जिसे सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप कहा जाता है। ऐसा ही कुछ लोगों की वजह से समाज में इतना डर फैल गया है कि लोग अपने सगे संबंधियों पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते हैं और इसलिए कोई भी अपनी बहू या बेटी को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बलात्कारियों को हर जगह और हर किसी में सिर्फ वासना ही क्यों नजर आती है? आखिर इनके वासना जैसी बीमारी से ग्रसित होने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि पहला कारण वेस्टर्न कल्चर को माना जाता है। वेस्टर्न कल्चर खुलेपन और स्वतंत्रता की मांग को सबसे ऊपर मानता है और जब यही स्वतंत्रता और खुलापन अपनी सीमा से ज्यादा हो जाता है तब अराजकता फैल जाती है और उसी अराजकता में ये बीमारी फैलने लगती है। हालांकि वेस्टर्न कल्चर को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ रेप के मामलों में ये सही हो सकता है लेकिन सभी मामलों में नहीं। क्योंकि रेप के जो मामले आज हमारे सामने आ रहे हैं उनमें छोटी बच्चियां भी शामिल है और ये छोटी बच्चियां तो किसी भी वेस्टर्न कल्चर और खुलेपन को फॉलो नहीं कर रही है, फिर भी उनके साथ रेप हो रहा है, जो कि ये साबित करता है कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से इन रेप के मामलों को जिम्मेदार नहीं है। इन सब मामलों के पीछे सिर्फ इंसान की गलत मानसिक सोच और हवस जैसी मानसिक बीमारी है। अपनी हवस की भूख को शांत करने के लिए वहशी जानवर किसी भी हद तक गिर सकते हैं और इस बीमारी के पीछे दूसरा कारण टीवी और इंटरनेट का प्रभाव माना जाता है। जब से टीवी और इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है तब से पुरुषों में वासना अपनी सीमा से कहीं अधिक बढ़ गई है। टीवी और इंटरनेट के माध्यम से लोगों के सामने ऐसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं जिसका लोगों की मानसिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो कि सबसे अहम कारण माना जाता है वो है शराब या ड्रग्स के नशे में डर का खत्म हो जाना। और नशे में क्या सही है और क्या गलत ये सब कुछ भूल जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो नशे में एक्साइटेड होकर अपनी बच्ची, बहन और रिश्तेदार को ही अपनी हवस को शांत करने का जरिया समझ बैठते हैं। बलात्कार क्या होता है, कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है, ये सब उस महिला या लड़की के लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं जिसके साथ ये होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस पीड़ित महिला के लिए जीवन दुखों से भर जाता है। पहला तो उसका फिजिकल रेप होता है और फिर हर समय और हर जगह पर उसका मेंटल रेप अपनों के द्वारा होता ही रहता है। चाहे हम कुछ भी कह लें इसके बारे में, लेकिन सच्चाई यही है कि बलात्कार से पीड़ित महिला के दर्द को बयां कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी हम इसको समझा पाने की सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं। बलात्कार के बाद महिला को असहनीय दर्द तो होता ही है, लेकिन ये दर्द तब और भी बढ़ जाता है जब उस महिला या लड़की की उम्र बहुत कम होती है या फिर वह नाबालिग होती है। गैंगरेप के बाद महिला को एड्स और प्रेगनेंसी जैसी समस्या होने का खतरा भी बना रहता है। गैंगरेप जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, उससे महिला का शरीर कभी कभी तो इतना घायल हो जाता है और इतना थक जाता है कि उससे उस महिला या लड़की की अक्सर मौत भी हो जाती है। रेप के दौरान पीड़ित महिला के द्वारा इतना सारा फिजिकल पेन सहन करने के बाद न्याय की एक लंबी प्रक्रिया शुरू होती है
और इस प्रक्रिया का सबसे पहला पड़ाव यह है कि पीड़ित महिला का मेडिकल टेस्ट कराना, और यह मेडिकल टेस्ट बेहद ही शर्मनाक और दर्दनाक होता है। इसलिए इस मेडिकल टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर रेप फिजिकल वायलेंस है तो ये टेस्ट मेंटल टॉर्चर है। इस मेडिकल टेस्ट को TFT यानी 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में वेजिनल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसके माध्यम से कौमार्य परीक्षण किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि महिला के साथ संभोग हुआ है या नहीं। इस टेस्ट के अंतर्गत डॉक्टर महिला के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर टेस्ट करते हैं कि वह वर्जिन है या नहीं। यदि उंगलियां आसानी से चली जाती है तो माना जाता है कि वह सेक्सुअली एक्टिव थी। इससे वहां उपस्थित हायमन का पता भी लगाया जाता है। हालांकि इस पर सवाल उठते रहे हैं कि यह किसी पीड़िता की गरिमा के खिलाफ तो है ही, इसके अलावा यह अवैज्ञानिक भी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे ये पता लगा पाना मुश्किल है कि रेप हुआ है या नहीं। इस प्रकार का यह टेस्ट काफी शर्मनाक होता है, लेकिन इस प्रकार की ये जांच की प्रक्रिया रेप के दौरान हुए कृत्य से भी ज्यादा शर्मनाक होती है, और कभी कभी ये किसी जगह पर मेल डॉक्टर द्वारा भी प्रक्रिया कर दी जाती है, जो कि काफी शर्मनाक काम है। ये प्रक्रिया रेप पीड़िता महिला के लिए रेप के बाद दी जाने वाली किसी यातना यानी टॉर्चर से कम नहीं है। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री इस 2 फिंगर टेस्ट को असाइंटिफिक बता चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को रेप पीड़ित महिला की निजता और उसके सम्मान का हनन करने वाला बताया, और कोर्ट ने यह भी कहा कि यह शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने वाला टेस्ट है। ये टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो भी ये नहीं माना जा सकता है कि संबंध सहमति से बने हैं, और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इस टेस्ट की आलोचना की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी शर्मिंदा करने वाला यह 2 फिंगर टेस्ट होता रहा है। साल 2019 में ही करीब 1500 रेप सर्वाइवर्स और उनके परिजनों ने कोर्ट में शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ये टेस्ट कराया जा रहा है। याचिका में इस टेस्ट को कराने वाले डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कराने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र भी इस तरह के टेस्ट को मान्यता नहीं देता है, और आजकल ये 2 फिंगर टेस्ट काफी चर्चा में है, जिसमें तमिलनाडु के एक केस की वजह से ये मामला अभी सुर्खियों में है। इतना सब सहने के बावजूद एक रेप पीड़ित महिला और भी कई सारी सामाजिक यातनाएं भी सहन करती है। उसके अपने समाज के बहुत से लोग अधिकतर मामलों में उस पीड़ित महिला को ही दोषी मानते हैं, और इस घटना के लिए उस महिला को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ तक कि सब लोग उस महिला या लड़की को ओछी नजर से देखते हैं और चरित्रहीन भी समझते हैं, जबकि उल्टा उस पीड़ित महिला को उसके अपने और अपने समाज के लोगों से मॉरल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन उसका दर्द और उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है। उस महिला के लिए ऑफिस, कॉलेज या कहीं भी बाहर जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर वह महिला अनमेरिड है तो उसकी शादी होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग ये माने या ना माने, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि इस रेप जैसी घटना के बाद किसी महिला की मानसिक स्थिति कैसी होती होगी, और उसके लिए फिर से नया जीवन शुरू कर पाना कितना मुश्किल होता होगा। कितनी महिलाएं तो इतनी सामाजिक यातनाएं सहते हुए मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। हमारे देश में अगर रेप का मामला पुलिस तक पहुंचता है और पीड़िता का पक्ष ज्यादा दबाव बनाता है, तब कहीं जाकर आरोपी की धरपकड़ होती है और उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चलेगा। अब कोर्ट प्राथमिक मेडिकल जांच के आधार पर ही केस को देखती है, लेकिन अगर मेडिकल जांच में ये बात साबित नहीं हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है तो सब खत्म और केस बंद। इसलिए मेडिकल जांच में इसका साबित होना बेहद जरूरी है कि बलात्कार हुआ है। हालांकि बढ़ते हुए रेप के मामलों को देखते हुए अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और इससे जुड़े कानूनों में नए नए सुधार किए जा रहे हैं। इसके तहत होने वाली कार्रवाई को तेज करने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही सजा को सख्त करने के प्रावधान भी आजकल लिए जा रहे हैं और मेडिकल टेस्ट की नई नई तकनीक भी अपनाई जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में रेप नहीं होती थी, लेकिन तब महिलाएं समाज में अपनी इज्जत के चले जाने के डर से अपने दर्द और अपनी तकलीफ को सीने में दबा लेती थी। कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन अब महिलाओं ने इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया है। इसलिए रेप के नए नए मामले रोज हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस बेहद ही सेंसिटिव मामले पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।